Welcome to the part 2 of the chapter third level. In the first part, we had studied Charlie had exchanged latest or new currency with the old one. Against $300, he had acquired less than 200. Because in 1894, the new currency, the latest currency was out of use. It was counterfeit according to olden time. But when Charlie went to Grand Central Station taking old style currency, he could not find the third level. उसको वो रास्ता ही नहीं मिला जो उसको कहाँ ले जाता, थर्ड लेवल पे। तो उसकी वाइफ ने भी समझाया कि भाई छोड़ो इस चीज़ को, वाई आर यू टेकिंग स्ट्रेस। लेकिन क्या हुआ, देखो आपको मैंने एक बात बताई थी प्रीवियस पार्ट में कि जब हम फैंटेसी करते हैं तो हमें कोई ना कोई बेस चाहिए होता है। और फैंटेसी आप हमेशा नहीं कर सकते। वेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड, वेन एवर यू फील सैड, वेन एवर यू वांट सम चेंज फ्रॉम द डेली रूटीन ऑफ लाइफ, तो आप फैंटेसी करते हैं। आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी देख करके बाहर आते हैं, बाहर अपना लंच डिनर जो भी है आप करते हैं, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आफ्टर 1 वीक अगेन यू नीड द सेम चेंज। ये लाइफ का रूटीन है। इन द सेम मैनर अब चार्ली को फिर से एक फीलिंग आ रही है कि चलो ग्रैंड सेंट्रल के बारे में सोचते हैं, फिर से गेल्सबर्ग के बारे में सोचते हैं। तो अब जब उसकी वाइफ ने कहा कि कोई थर्ड लेवल नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू सर्च, ही पैसिफाइड, वो शांत हो गया। लेकिन अब फिर उसके माइंड में क्या आ रहा है, उस फैंटेसी को एंजॉय करने के लिए एक फीलिंग आ रही है। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि माई फ्रेंड सैम वीनर, हु वॉज सैम, ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट। सैम वीनर वॉज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, और वो डिसअपियर्ड हो गया। अब गुमशुदा हो गया, कह सकते हैं गायब हो गया, और किसी को नहीं पता कहाँ चला गया। लेकिन चार्ली कहता है कि मुझे डाउट था, क्योंकि सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। क्या मतलब है इस लाइन का? ठीक है, सैम वॉज अ साइकेट्रिस्ट, लेकिन था तो वो सिटी पर्सन ही। जस्ट लाइक एवरी सिटी पर्सन, he too was victim of stress, victim of tension, victim of worry। और मैं उसको हमेशा गेल्सबर्ग 1894 के बारे में बताता रहता था। कहीं ना कहीं उसको क्लिक कर गया कि यार अगर मेंटल पीस चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना है, तो वहीं चलो। तो हो सकता है कि जो थर्ड लेवल में मैं बता रहा था, चार्ली कह रहा है अपने फ्रेंड के लिए कि जो थर्ड लेवल आई यूज टू मेंशन माय फ्रेंड सैम, हो सकता है उसको क्लिक कर गया और उसे ढूंढना शुरू कर दिया, और उसको वो लेवल मिल गया और वो चला गया। अब हुआ क्या, ये कहानी देखो कैसे कनेक्ट कर रहा है। कह रहा है कि वन नाइट फसिंग विद, फसिंग का मतलब गोइंग थ्रू माई स्टैम्प कलेक्शन, चार्लीज ग्रैंडफादर वॉज हैबिचुअल ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। इसे कहते हैं फिलेटली। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, फिलेटली। तो चार्लीज ग्रैंडफादर वॉज हैबिचुअल ऑफ फिलेटली, और उन्होंने अपना सारा का सारा कलेक्शन चार्ली को दे दिया। अब ये होता क्या था इसमें, फर्स्ट डे कवर एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? मान लीजिए आप एक स्टैम्प कलेक्टर हैं, मार्केट में कोई नया स्टैम्प आया एंड यू बॉट दैट स्टैम्प। लेकिन अब वो स्टैम्प किस ईयर में प्रिंट हुआ, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये सब कैसे फाइनलाइज होगा? इसके लिए जो स्टैम्प कलेक्टर हैं वो क्या करते हैं, वो एक ब्लैंक एनवलप लेते हैं, एक ब्लैंक एनवलप, खाली लिफाफा लेते हैं, और उस खाली लिफाफे के ऊपर वो यहाँ पर एक स्टैम्प, अपनी जो नई स्टैम्प है वो लगा देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं अपना ही एड्रेस। अगर आप किसी भी लेटर के ऊपर, किसी एनवलप के ऊपर अपना नाम और अपना एड्रेस लिखेंगे, तो जब वो पोस्ट होने के बाद वापस आएगा तो कहाँ आएगा? ऑब्वियसली वो आपके घर पे ही आएगा। लेकिन जब वो आपके घर से चला, आई मीन जब आपने उसको पोस्ट किया, उस वक्त इस स्टैम्प के ऊपर कोई सील नहीं होती। लेकिन जब भी आपके घर आएगा तो उस पर पोस्ट ऑफिस की सील होगी, स्टैम्प होगी डेट के साथ। ऑथेंटिसिटी। और अंदर से जो एनवलप से लिफाफे हैं ये खाली होते हैं।
क्योंकि आपको मालूम है तो आपने अपने कंफर्मेशन के लिए पोस्ट किया। इसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर। चार्ली हैड सो मैनी फर्स्ट डे कवर्स, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, नई नई स्टैम्प्स थी जो उन्होंने या उनके ग्रैंडफादर ने परचेज की। तो वन डे चार्ली वाज ब्राउजिंग हिज फर्स्ट डे कवर्स। अचानक अचानक क्या हुआ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। And it had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I did not remember it all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I looked it out and opened it. अचानक चार्ली के माइंड में एक या चार्ली की निगाह में एक ऐसा फर्स्ट डे कवर आया जो पहले उसकी कलेक्शन में नहीं था। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे आप। जब कभी भी अभी आपको मैंने बताया कि चार्ली के ग्रैंडफादर को स्टैम्प कलेक्शन का शौक था और वो फर्स्ट डे कवर यूज करते थे। अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और यहाँ आपने अपने फर्स्ट डे कवर्स बिल्कुल सीक्वेंस में लगाए हुए हैं। रोज या वेन एवर यू फील टू ब्राउज योर कलेक्शन वंस इन ए ब्लू मून, महीने में एक बार, 2 बार, 3 बार, जब भी आपका मन करता है, आप इन सारे फर्स्ट डे कवर्स को निकालते हैं, उनको देखते हैं, यू फील प्लेजर, वापस उनको रख देते हैं। अब आपको मालूम है कि कौन कौन से फर्स्ट डे कवर आपके कलेक्शन में है। एक दिन चार्ली ने अपने इस कलेक्शन में एक अजीब सा लेटर या एक अजीब सा फर्स्ट डे कवर देखा। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि ये किसका है, कहाँ से आया है, क्योंकि कह रहा है कि मेरी कलेक्शन में तो पहले ये था नहीं। सुनना ध्यान से आप पॉइंट। जो ये फर्स्ट डे कवर था, एक्चुअली ये एक लेटर था सैम का। ये लेटर था सैम का। यहाँ पर वो टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं। चार्ली बिलोंग करता है 1925 ईयर से। जो ये अपनी कलेक्शन देख रहा है वो 1925 में देख रहा है। और कौन सी कलेक्शन देख रहा है? जो 1894 की कलेक्शन है। दोनों सेम है। सैम, चार्ली की फैंटेसी देखो। सैम उस थर्ड लेवल को फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल रहा जिसको चार्ली बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, ढूंढ नहीं पाया। सैम क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि सैम वाज ए सिटी बॉय अकॉर्डिंग टू चार्ली। कहीं ना कहीं उसको भी स्ट्रेस था, तो उसको लगा कि यार चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं गेल्सबर्ग ऑफ 1894 कैसा है। और सैम को गेल्सबर्ग जाने का रास्ता मिल गया। उसने ट्रेन पकड़ी और वो पहुंच गया गेल्सबर्ग ऑफ 1894। अब 1894 में चार्ली के ग्रैंडफादर भी हैं। सैम रीच्ड टू ग्रैंडफादर ऑफ चार्ली और उसने एक लेटर फर्स्ट डे कवर में डाला और इस एड्रेस पे डाल दिया ग्रैंडफादर के पास, या ग्रैंडफादर को लेटर दिया। ग्रैंडफादर के पास जब लेटर आया, या सैम ने जो ग्रैंडफादर को लेटर दिया, उन्होंने अपने फर्स्ट डे कवर में उसको रख दिया। क्या सोच करके? इस पे स्टैम्प है, एक मेमोरी हो जाएगी, है वो लेटर। क्योंकि वो एनवलप खाली नहीं है, उसमें लेटर है। लेकिन सैम ने जो ग्रैंडफादर को लेटर भेजा वो खाली नहीं था, फर्स्ट डे कवर उसमें लेटर था। लेकिन ग्रैंडफादर ने क्या किया? अपनी कलेक्शन में उसको डाल दिया। इधर 1894 में ग्रैंडफादर ने उस लेटर को अपनी कलेक्शन में डाला और जितनी भी ये कलेक्शन है सारी की सारी सैम के पास है। नेचुरली वो सैम की कलेक्शन में भी अपने आप एड ऑन हो गया। देखो कितनी प्रेसाइज फैंटेसी चार्ली कर रहा है। इसीलिए उसको आज एक अजीब सा एनवलप नजर आया जो पहले नहीं था, उसने उसको निकाल लिया। और क्या लिखा है उसमें? ध्यान से देखिए। ये लेटर था सैम का, 1941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉयस, जुलाई 1894। चार्ली,
आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, यार तुम बिल्कुल सही कह रहे थे. आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल. चार्ली यू वर एब्सोल्युटली राइट अबाउट थर्ड लेवल, और मुझे मिल गया. आई हैव बीन हियर फॉर 2 वीक्स. सैम कितने वीक से गायब था? 2 वीक से. कह रहा है मैं यहाँ पर 2 वीक से रह रहा हूँ. और राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज समवन इज प्लेइंग ए पियानो. जगह का नाम है ये. यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग. लोग यहाँ गाने गा रहे हैं यार. सिंग नेली होम ये सॉन्ग है. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड. यहाँ तक कि देखो आई एम ए स्ट्रेंजर, लेकिन लोगों में इतना प्यार है, इतना सोशेबिलिटी है कि दे हैव इन्वाइटेड मी फॉर अ लेमनेड पार्टी. जैसे हम लोग टी पार्टी कॉफ़ी पार्टी के लिए बुलाते हैं. कम ऑन बैक चार्ली एंड लॉइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. ढूंढते रहो, थर्ड लेवल वर्दी है ढूंढना, और तुम भी यहाँ आ जाओ. अब चार्ली अपने आप को फिर से मोटिवेट कर रहा है, किस चीज़ के लिए? थर्ड लेवल के बारे में सोचने के लिए, गेल्सबर्ग 1894 के बारे में सोचने के लिए. इज इट पॉसिबल कि आप 1925 से आप ट्रैवल करके 1894 में पहुंच जाए? प्रैक्टिकली नॉट, लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन सब कुछ पॉसिबल है. और उस नोट के ऊपर सैम का साइन था. तो एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो. चार्ली अगेन कहाँ गया? उस शॉप पर गया जहां पुरानी करेंसी के अगेंस्ट, नई करेंसी के अगेंस्ट पुरानी करेंसी मिलती थी. तो मुझे पता लगा कि सैम ने $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी बाई किए थे. $800. चार्ली ने कितने के किए थे? सिर्फ 300. मिले कितने थे? लेस देन 200. सैम ने कितने के किए? $800 के अगेंस्ट. क्यों किए उसने इतना मनी, इतना पैसा एक्सचेंज? That ought to set him up a nice little hay, feed and grain business. Charlie was very much surprised when he came to know his friend Sam had exchanged $800. Reason क्या था? He wanted to set up grain business over there. इसका मतलब चार्ली सैम हैड गॉन टू गेल्सबर्ग परमानेंटली, कि मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगा और क्या काम करूंगा? ग्रेन का. अब आप सोचेंगे कि सैम वाज ए साइकेट्रिस्ट, तो नया बिजनेस क्यों? ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस. सैम का ओल्ड बिजनेस क्या था? साइकेट्रिस्ट. नया बिजनेस क्या है? ग्रेन. एक्चुअली इन गेल्सबर्ग in 1894 his old business could not run because Sam was psychiatrist friend. and you know very well, जहाँ लोग इतना पीसफुल लाइफ को जी रहे हों, लाइफ को एंजॉय कर रहे हों, सोशेबल हों, वहाँ स्ट्रेस होता ही नहीं है. और जब स्ट्रेस होगा नहीं तो अ साइकेट्रिस्ट इज़ यूजलेस ओवर देयर. इसीलिए जो जो सैम है, he could not continue his service or practice or job over there as a psychiatrist. So in short, in a nutshell, story is totally figment of narrator's imagination, but somewhere it is highlighting the reality of every city person. जो लोग सिटी में रहते हैं वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी सर्च करते हैं, उसी में उनको मज़ा आता है. क्योंकि such fictions and such a temporary refuge pick you out from the harsh reality of life. थोड़ी देर के लिए सही हम स्ट्रेस, हम टेंशन, हम कंपटीशन, कॉम्प्लिकेशन भूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं. और यही हमारे लिए एक मेडिसिन है, यही हमारे लिए एक हैप्पीनेस है जो हमें, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को फ्रेश और रिलैक्स करती है. Got it friends? कोई शक? Chapter 1 is over. Bye.